Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is ribosome. हेलो बच्चों, हेलो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आज राइबोसोम, जो कि एक ऑर्गेनल है। इसके बारे में आज हम कम्प्लीटली समझने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। ऑल इन्फॉर्मेशन यू विल गेट inside this video about ribosome. My name is Deepak Ladra. I am going to explain all these things in this video. Now let's start the video. Ribosome is a organelle. ये एक ऑर्गेनल होता है, लेकिन ये ऑर्गेनल जो है आपको पता है कि ये ऑर्गेनल जो है ये दोनों टाइप की सेल में मिलता है। ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है और यूकैरियोट्स में। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल। नाउ स्टार्ट करते हैं, पहले डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल पॉइंट, हु डिस्कवर्ड दिस? जॉर्ज पैलेट डिस्कवर्ड द राइबोसोम। दैट इज़ वाई इसका एक नाम जो है बेटा पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने इसके बारे में डिस्कवर करके बताया था, तो दैट इज़ वाई इसका नाम पड़ा पैलेट पार्टिकल। बेटा एग्जाम में नीट के अंदर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पैलेट पार्टिकल। एक्चुअल में उस क्वेश्चन में अगर आप देखो कॉन्सेप्ट क्या था, उस क्वेश्चन में यही पूछना था, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम। बट पूछा कैसे गया क्वेश्चन, instead of that who discovered that, क्या पूछा गया? which organelle is called as the पैलेट्स पार्टिकल। तो आंसर क्या होगा बेटा? राइबोसोम। तो यहाँ पे डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट था, उसको डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछा गया। दोनों काम हो गए, एक तो डिस्कवरी वाला पॉइंट कवर हो गया कॉन्सेप्ट में, दूसरा और इसको पैलेट पार्टिकल किसको कहते हैं, दोनों क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो चुके थे। तो एग्जामिनर जो है थोड़ा सा स्मार्ट वे में क्वेश्चन पूछता है बेटा, नीट में आपको तैयारी भी स्मार्ट वे में करनी चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं बेटा? अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये दोनों टाइप के सेल में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है और प्रोकैरियोट्स में मिलता है। दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में जो है आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। टाइप अलग अलग हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन है तो वो राइबोसोम ही। दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। तो बेटा क्वेश्चन आ चुका है, द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। तो आंसर क्या होगा बेटा? राइबोसोम। यहाँ पे कहाँ पर नहीं मिलता है बेटा? एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं मिलता है? दैट इज़ मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। जैसे इनके अंदर जो है मैच्योर होने से पहले बेटा प्रेजेंट होता है, मैच्योर होने के बाद ही डिसअपीयर होते हैं ऑर्गेनल्स मैमेलियन आरबीसी के अंदर। तो इससे पहले तो उसके अंदर रहता है, उसके बाद में राइबोसोम डिसअपीयर होता है बेटा। जब ये मैच्योर हो जाती है उससे पहले इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं बेटा? राइबोसोम को, क्योंकि ये दोनों टाइप की सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों में देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ये सबसे छोटे साइज का सेल ऑर्गेनल है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। अगर ये क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? राइबोसोम। इसका साइज क्या है बेटा? 15 × 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर बहुत ही छोटे साइज का है, 15 × 20 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका साइज बहुत ही कम है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। नेक्स्ट है इसके बारे में बेटा, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ये ऐसा क्यों है? क्वेश्चन आया था बेटा, विच ऑर्गेनल इज प्रेजेंट विद इन ऑर्गेनल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? राइबोसोम। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़े, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़े, उनके अंदर आपने देखा बेटा राइबोसोम प्रेजेंट था, जो कि कैसा था? 70S टाइप। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। तो बेटा यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? हो सकता है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जिसको बच्चे बहुत टफ मानते हैं, जिसको सॉल्व करने से डरते हैं, घबराते हैं। बेटा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होती है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे आसान है। पहली असर्शन मान लो ये आ जाए, राइबोसोम इज कॉल्ड एज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। असर्शन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर होगा बेटा ये करेक्ट असर्शन है। तो रीजन क्या होना चाहिए? बिकॉज रीजन क्या होगा? करेक्ट रीजन क्या होगा? राइबोसोम इज फाउंड इनसाइड द ऑर्गेनल्स like mitochondria and chloroplast of eukaryotic cell. That is why it is called as organelle within organelle. तो देखिए आप असर्शन रीजन कितना आसान बन गया अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो। तो बेटा असर्शन रीजन क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्लियरली सीखना है, रीजन भी सीखना है, तो आपको असर्शन रीजन आसान लगेंगे। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। ये क्वेश्चन आया था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। तो उसमें से एग्जांपल क्या है बेटा? एक राइबोसोम भी है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, क्योंकि यहाँ पे असर्शन रीजन भी बन सकता है। जैसे असर्शन क्या होगा और रीजन क्या हो गया? राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल।
यस, करेक्ट असर्शन है, बिल्कुल सही है, आप यही कहेंगे। रीज़न क्या होना चाहिए बेटे? बिकॉज राइबोसोम इज नॉट बाउंड ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट बाउंड बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ वाई रीज़न यहाँ पे ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो असर्शन रीज़न क्वेश्चन इससे भी बन सकता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन इस पॉइंट से भी आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन आया था। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसका नाम है बेटा? राइबोसोम्स को। किस बेसिस पे कहा गया है बेटा फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। राइबोसोम का फंक्शन क्या है बेटा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये राइबोसोम का फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स की फैक्ट्री किसे कहा जाता है बेटा? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। असर्शन रीजन भी आ सकता है बेटा, इस पे बन करके असर्शन होगा कि राइबोसोम इज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो ये असर्शन क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। रीज़न क्या होना चाहिए इसके लिए? रीज़न बहुत देखो बहुत सिंपल सा है। अगर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कह रहे हैं तो किस बेसिस पे है बेटा? रीज़न ये होगा इसका कि दैट इज़ वाई बिकॉज राइबोसोम is responsible for the synthesis of proteins, and that is why it should be the correct reason for this, and that supports the assertion of ribosome is a factory of प्रोटीन। तो यहाँ पे बेटा असर्शन रीजन क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं। नॉट ओनली स्ट्रेट लाइन वन लाइनर क्वेश्चन के अलावा भी आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन सेम पॉइंट से बने हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है बेटा, असर्शन रीजन को भी समझ लेना है, क्लियर कर लेना है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ बेटा, इसके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले इसको क्या कह सकते हैं बेटा? पेलेट पार्टिकल्स। पेलेट पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेलेट पार्टिकल। सेकंड, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल बिकॉज इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, एक्सेप्ट जैसे मैच्योर मैमल आरबीसी में बाद में डिसअपीयर हो जाता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम को ही कहते हैं बेटा। इसके अलावा ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी राइबोसोम को कहते हैं बेटा। इसके अलावा मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल भी राइबोसोम का नाम हो सकता है बेटा। इसके अलावा फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी किसका नाम है बेटा? राइबोसोम्स को ही हम कहते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। लोकेशन बेटा, राइबोसोम मिलता कहाँ पे है? अगर हम कह रहे हैं यूनिवर्सल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। तो इसकी लोकेशन क्या है बेटा? हम टाइप के बेसिस पे देखें। राइबोसोम यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा, दो टाइप के हो सकते हैं, 70S और 80S। जैसा आप देख सकते हैं 70S, आपने प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने लिखवाया था बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं। उसके अलावा 70S कहाँ मिलते हैं बेटा? ऑर्गेनल्स लाइक जो कि यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा आपको देखने को मिलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जो कि ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल्स के। अब बेटा हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में भी दो फॉर्म हो सकती हैं। कौन सी दो फॉर्म होंगी बेटा? एक जो राइबोसोम 70S है वो किसी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं है, अटैच नहीं है, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री फॉर्म। अगर किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया तो क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूज फॉर्म। तो 70S की भी प्रोकैरियोटिक सेल में दो फॉर्म हो सकती हैं, एक बेटा फ्री फॉर्म, दूसरी क्या होगी? फ्यूज फॉर्म। मैंने दोनों फॉर्म को बेटा यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया। देखो फ्री फॉर्म कौन सी है बेटा? ये वाली, जहाँ मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम की यूनिट्स फ्यूज नहीं है, और जहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई है किसी वजह से, तो ऐसी फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? जो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? फ्यूज फॉर्म ऑफ 70S राइबोसोम। किस में दिखाया है बेटा? ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में। अब दूसरा बेटा देखो ऑर्गेनल्स वाला है, और जो है 80S है, ये मैं यूकैरियोटिक सेल में दिखाऊंगा। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप मिलता है बेटा। 80S के अलावा 70S भी मिलता है, क्योंकि इनके ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में यूकैरियोटिक सेल के 70S भी रहता है। तो दो टाइप के राइबोसोम मिलते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल में, 80S और 70S। 70S केवल ऑर्गेनल्स में मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे बेटा? 80S टाइप मिलेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, दैट इज 70S। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। इज वन टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। टू टाइप कौन से? एक तो 80S और दूसरे कौन से? 70S। टाइप ये नहीं है बेटा ये फ्री फॉर्म और फ्यूज फॉर्म टाइप नहीं, ये तो सेम है। 80S की दो फॉर्म है, एक 80S की फॉर्म कौन सी होगी? जो मेम्ब्रेन से फ्री होगी, फ्यूज नहीं है, अटैच नहीं है, तो फ्री फॉर्म। दूसरी मेम्ब्रेन के साथ होगी, किसी मेम्ब्रेन से अटैच होगी, उसे क्या बोलेंगे? फ्यूज फॉर्म। डायग्राम से मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ यूकैरियोटिक सेल लिया है मैंने, और आपको दिखाई भी दे रहा है यूकैरियोटिक सेल जिसमें दोनों मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल मिलती है। तो मैंने कौन सी यूकैरियोटिक सेल बनाई है बेटा? ये प्लांट
प्लांट सेल बनाई है। तो प्लांट सेल के अंदर देख सकते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट में भी यहाँ पे राइबोसोम है। कौन से हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देख सकते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से हैं बेटा 70S टाइप राइबोसोम है। इसके अलावा बेटा मैंने साइटोप्लाज्म में दिखाया है 80S। देखो 80S में 2 फॉर्म दिखाई है बेटा, 2 फॉर्म में से एक फॉर्म देखो यहाँ पे जो है 80S राइबोसोम की जो मेम्ब्रेन के साथ या किसके साथ अटैच है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा फ्यूज फॉर्म ऑफ 80S। या फिर किसी भी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो ये भी 80S कहलाएगी बेटा फ्यूज फॉर्म। और ये भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के आसपास जो है फ्यूज होगी तो ये भी फ्यूज फॉर्म कहलाएगी। अगर राइबोसोम 80S है लेकिन फ्री फॉर्म में मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं है तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे फ्री फॉर्म ऑफ 80S राइबोसोम। जो कि यूकैरियोटिक सेल में 2 फॉर्म में मिल सकते हैं 80S बेटा फ्री फॉर्म में मिल सकते हैं अगर किसी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड नहीं है। और किसी मेम्ब्रेन के साथ जैसे ER के साथ फ्यूज़ हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो गया या किसी और जगह फ्यूज़ हो गया तो क्या बोलेंगे बेटा उसे हम फ्यूज फॉर्म ऑफ राइबोसोम। अगर फ्यूज़ नहीं हुए तो उसे क्या बोलेंगे बेटा फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम। तो आई होप आपको लोकेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा। राइबोसोम है क्या बेटा, देखो राइबोसोम किससे मिलके बना होता है, 2 चीज़ों से मिलके बना होता है बेटा। एक तो क्या होता है राइबोसोमल RNA। RNA के 3 टाइप होते हैं मेनली बेटा, मैं आपको बता दूं हमारी सेल्स के अंदर। एक राइबोसोमल RNA जो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा मैसेंजर RNA mRNA जिसे बोलते हैं, तीसरा tRNA और ट्रांसफर RNA जिसे बोलते हैं। तो ये 3 टाइप बेटा 12th क्लास में पढ़ते हैं हम। 12th क्लास में एक चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस, वहाँ पे टाइप्स ऑफ RNA पढ़ते हैं जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे उसके बाद में। अभी आपको बस याद कर लेना है राइबोसोमल RNA 1 टाइप ऑफ RNA है और साथ में क्या चाहिए बेटा प्रोटीन्स। जब ये प्रोटीन्स और राइबोसोमल RNA जुड़ जाते हैं तो बेटा हमारा क्या बन जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्योंकि राइबोसोमल RNA और प्रोटीन मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बेटा राइबोसोम। एक्चुअल में इससे एक सब यूनिट बनेगी, राइबोसोम पूरा नहीं बनेगा इससे बेटा। इससे राइबोसोम की सब यूनिट बनने का काम होगा। तो दैट इज़ वाई राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, एक राइबोसोम की सब यूनिट बन गई है। क्योंकि राइबोसोम में बेटा 2 सब यूनिट हो सकती हैं अनइक्वल साइज़ की, एक लार्ज सब यूनिट कहलाती है और एक स्मॉल सब यूनिट। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के वेट में डिफरेंस होता है। तो इसलिए 2 अनइक्वल साइज़ की सब यूनिट मिलती हैं तब एक राइबोसोम मिलता है। तो बेटा इससे राइबोसोमल RNA प्रोटीन के मिलने से एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की सब यूनिट बनी है, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं बेटा राइबोसोम। या फिर क्या कह सकते हो आप राइबोसोम सब यूनिट बनी है। अभी कंप्लीट राइबोसोम नहीं बना है, ठीक है। तो कंप्लीट राइबोसोम कब बनेगा, जब इसको फंक्शन करना होगा तब ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को जोड़ता है, तब फंक्शनल राइबोसोम बनता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन मिलने से क्या बनेगा बेटा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इसे हम क्या कहते हैं राइबोसोम। देखो ये जो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन मिलते हैं तो इनके मिलने से 70 और 80S कैसे बनते हैं ये हमने समझाया हुआ है। आपको याद करने का तरीका देखो सिंपल सा है, आपको सीक्वेंस याद करना है 30 40 50 60 का। यहाँ पे 30 और साथ में जो है 50 मिलते हैं तो बेटा बनते हैं यहाँ पे 70S राइबोसोम। 70S जो बना होता है बेटा 2 सब यूनिट से मिलके, एक स्मॉल सब यूनिट जिसे 30S बोलते हैं 70 की, और एक लार्ज सब यूनिट जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा 50S। S क्या है बेटा ये मैं आगे समझाऊंगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं आपको, थोड़ा सा मैं आगे समझाऊंगा। और अगर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में और डिटेल में समझना है तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा, उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ 30S और 50S मिलने से जो है यहाँ पे 70S राइबोसोम बनेगा बेटा। और 70S में राइबोसोमल RNA कितना % होता है 60% होता है, प्रोटीन्स कितने % होते हैं बेटा 40% होते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे 40S सब यूनिट और जो है 60S सब यूनिट मिलने से क्या बनेगा बेटा 80S राइबोसोम यहाँ पे बनेगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है बेटा। तो 40S स्मॉल सब यूनिट है 80S राइबोसोम की, और 60S लार्ज सब यूनिट है 80S राइबोसोम की। आपको ये सब यूनिट का नाम याद करना जरूरी है कि स्मॉल सब यूनिट 80S की कौन सी है, दैट इज़ 40S, और लार्ज सब यूनिट कौन सी है बेटा 60S। आपके एग्जाम में इतना ही आता है, बहुत सिंपल आता है। कोई भी राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है बेटा, एक को लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, एक को स्मॉल सब यूनिट, दोनों का वेट अनइक्वल होता है, तो आप यहाँ पे याद करना जरूरी है। 80S में राइबोसोमल RNA लगभग 40% है, प्रोटीन 60% है, तो बेटा 70S और 80S में राइबोसोमल RNA प्रोटीन का कंटेंट जो है रिवर्स हो गया है। तो किसी एक का याद कर लेना, 70 का याद कर लो तो 80 का अपने आप रिवर्स कर लेना, तो आप
मैनेज कर लोगे इसको। नहीं भी याद करोगे तो क्वेश्चन नीट के एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ टाइप ऑफ यूनिट आएगा, कौन कौन सी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती हैं 70s और 80s में। अब इसका मतलब आगे क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है बेटा समझना। आपको क्या याद करना है, एक तो नेम ऑफ सब यूनिट याद करने से 70s की सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट 30 है और लार्ज सब यूनिट कौन सी है बेटा 50s है। फिर आपको राइबोसोमल आरएनए याद करना है, कौन सा टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए 30s में मिलता है बेटा, यहाँ पे एक ही टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए मिलता है 30s में, और कौन सा होता है बेटा 16S राइबोसोमल आरएनए। कौन सा होता है बेटा 16S राइबोसोमल आरएनए, एक ही टाइप का राइबोसोमल आरएनए मिलता है 30s में, दैट इज 16S राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट बेटा आपको 50S लार्ज सब यूनिट जो है इसके अंदर टाइप ऑफ आरएनए याद करना है, जो कौन से बेटा 23S राइबोसोमल आरएनए, और कौन से बेटा 5S राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ दो टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं 50S में, और जिसके अंदर 50 में 5 आ गया तो देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 होगा 23S, और दूसरा क्या है 5S इटसेल्फ, तो 5S राइबोसोमल आरएनए 23S, दो टाइप राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे प्रोटीन्स लिखे हुए हैं, स्मॉल सब यूनिट में 21 प्रोटीन्स मिलते हैं, 34 प्रोटीन्स लार्ज सब यूनिट में मिलते हैं लगभग। तो बेटा ये प्रोटीन्स आप चाहो तो नहीं भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं, नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए है सिर्फ, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं छोड़ना है, 30S में कौन सा राइबोसोमल आरएनए है, 16S राइबोसोमल आरएनए, और 50S में कौन सा है बेटा 23S और 5S राइबोसोमल आरएनए, ये छोड़ना नहीं है। फिर मैंने एक पॉइंट समझाया बेटा, कौन सा एलिमेंट चाहिए अगर राइबोसोम की स्मॉल लार्ज सब यूनिट जुड़ जाएं, फंक्शनल बनाना है, फंक्शनल बनना है उनको, तो कौन सा चाहिए बेटा मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बेटा, किसकी प्रेजेंस के बिना राइबोसोम फंक्शन नहीं कर पाएंगे, किस एलिमेंट की प्रेजेंस के बिना, दैट इज कौन सा है बेटा मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है जब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जुड़ती हैं राइबोसोम की, तब ये फंक्शनल बनता है। तो क्वेश्चन आ चुका है बेटा, विच एलिमेंट इज वेरी इसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, दैट इज मैग्नीशियम। इसलिए हमें ध्यान रखना है बेटा, अपने लिए भी हमें मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत कम कंसंट्रेशन पे अपना काम कर देता है। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होने से आपको पता है कि बेटा कौन सा ऑर्गेनल काम करना बंद कर सकता है, दैट इज राइबोसोम। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर आ गया हो। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे 70S हो, चाहे 80S हो, दोनों के अंदर क्या चाहिए बेटा, राइबोसोम को फंक्शन बनाने के लिए मैग्नीशियम एलिमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा 80S की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है बेटा 40S, कौन सी है बेटा 40S। लार्ज सब यूनिट कौन सी है बेटा 60S। आप सिमिलरली आपको क्या याद करना है, 40S का राइबोसोमल आरएनए कौन सा है, 18S राइबोसोमल आरएनए है। 18S केवल एक टाइप का राइबोसोमल आरएनए मिलता है बेटा 40 में, दैट इज 18S राइबोसोमल आरएनए। जबकि यहाँ पे 60S लार्ज में 3 टाइप के मिलते हैं बेटा, कौन से 28S राइबोसोमल आरएनए, साथ में कौन सा मिलेगा 5.8S राइबोसोमल आरएनए, और साथ में कौन सा मिलेगा बेटा 5S राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे 60S में 3 टाइप ऑफ 60S लार्ज सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम की जो है उसमें 3 टाइप राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं बेटा, 28S, 5.8S और 5S राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे मिलता है बेटा, 3 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। साथ में प्रोटीन्स लिखे हुए बेटा, प्रोटीन देख सकते हो, प्रोटीन जो है 40S में 33 प्रोटीन्स चाहिए, लगभग 40S के अराउंड जो है 60S बनाने के लिए में प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स का नंबर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद क्या करना है बेटा, कौन सी सब यूनिट किस टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनी है। जैसे देखो लास्ट सब यूनिट ऑफ 80S में देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, स्मॉल वाली में भी देखो 18 में भी 8 आ गया बेटा याद करने के लिए, लास्ट यूनिट में 28 है उसमें भी 8 आ गया पीछे, 5.8 में भी 8 आ गया बेटा पीछे, और 5 तो कॉमन है ही दोनों में। तो आपको याद करने का तरीका अपनाना है बेटा, इसको याद करना है, आपको डेफिनेटली याद करना है, और कमेंट में मुझे लिख के बताना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। आप प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको याद होगा ये, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। देखो बेटा कैसे ये फंक्शनल बनते हैं, देखो मैग्नीशियम वो एलिमेंट है जिसकी प्रेजेंस होनी चाहिए जब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट, स्मॉल 30S है और ये 50S, लार्ज सब यूनिट किसकी है बेटा 70S की। जब ये दोनों मिलेंगी तो किसकी एलिमेंट की प्रेजेंस चाहिए बेटा मैग्नीशियम। कितनी कंसनट्रेशन पे 0.01, बहुत ही लो कंसनट्रेशन पे अपना काम कर देता है। इससे क्या बन जाएगा बेटा 70S।
अगर यहाँ पे बनते रहे और कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की बढ़ जाए तो बेटा क्या होगा, 70S के साथ में 70S जुड़ सकता है, और 70S जुड़ जाएगा तो बेटा कोई काम नहीं कर पाएगा। इससे क्या हो जाएगा, राइबोसोम से जुड़ना था 70S को, लेकिन ये उससे साथ ना जुड़ गए, किससे जुड़ गए, आपस में जुड़ गए। मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया तो सरफेस पे आकर के इसकी वजह से आपस में सबयूनिट जुड़ने लग गई बेटा, तो ये डाइमर बनाएगा। डाइमर क्या होगा 100S, और ये डाइमर क्या होगा बेटा, इसको नॉन फंक्शनल बना देगा। क्योंकि अब ये राइबोसोम 70S वाला mRNA से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं होगी mRNA से जुड़ने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि ये तो किससे जुड़ गया बेटा, ये तो उससे खुद दूसरे 70S के साथ जुड़ गया और डाइमर बन गया। तो डाइमर बनने से सेल को नुकसान होता है बेटा, फ़ायदा नहीं होता। तो मैग्नीशियम बढ़ जाने से सेल को फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा होने से सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट, थ्रेशोल्ड अमाउंट जितनी चाहिए उतना मिलती रहे सेल को तो फ़ायदा है। एक्सेस होने पे सेल को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डाइमर बनना शुरू हो जाएंगे, और डाइमर से राइबोसोम क्या हो जाएंगे बेटा, नॉन फंक्शनल। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज़्यादा मैग्नीशियम होने से किसका फंक्शन रुक सकता है बेटा, ज़्यादा होने से, एक्सेस होने से भी राइबोसोम के डाइमर बनने से फंक्शनल जो है इसके स्टॉप हो सकते हैं। सेम यूकेरियोटिक में देखा गया बेटा, स्मॉल सबयूनिट 40S, लार्ज सबयूनिट 60S मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जो है 0.01 कंसंट्रेशन पे जुड़ते हैं और बनाते हैं बेटा फंक्शनल 80S राइबोसोम। और अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते लगभग 10 गुना हो जाए, सिमिलरली से ऊपर हुआ था बेटा, सेम उससे 10 टाइम्स हो जाए तो बेटा क्या होगा, 80S के साथ जुड़ने लग जाएंगे, न कि 80S राइबोसोम के जो प्रोटीन्स थे वो mRNA के साथ जुड़ेंगे बेटा। किससे जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, 120S का डाइमर। और ये भी यूकेरियोटिक सेल में कैसा होता है डाइमर बेटा, 120S वाला जो 80S के जुड़ने से बनता है, ये भी नॉन फंक्शनल हो जाता है। इससे राइबोसोम का फंक्शन बेटा रुक जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैसे डाइमर बनने से नॉन फंक्शनल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, S जो हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है बेटा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, स्वेडबर्ग यूनिट है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा हम पता कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है जिसको हम यूज़ करते हैं लैब में, कॉमनली आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसके लिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन टाइम कम हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगेशन में वो टाइम कम लेगा तो वो नीचे की तरफ बॉटम की तरफ जल्दी जाएगा, और जो लाइट होगा बेटा वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो ये सारी बातें बेटा मैंने एक्सप्लेन की हैं, एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं। आप उस वीडियो को देखें जिसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। NCERT में जो लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ, बस एक लाइन लिखी हुई है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। कैसे, जिसकी डेंसिटी या साइज या वेट ज़्यादा होगा बेटा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा, या वो कम टाइम में सेडिमेंट हो जाएगा, और जिसका साइज वेट या डेंसिटी जो है कम होगी बेटा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लो होगा, मतलब वो ज़्यादा टाइम में सेडिमेंट होगा या ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ जल्दी से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेजर कह सकते हैं बेटा हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। आप वीडियो को देख लेना, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया होगा, इसके साथ में आप वीडियो को देखेंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का आपको समझ में आ जाएगा। पॉलीराइबोसोम, नेक्स्ट टॉपिक इस पॉलीराइबोसोम। ये राइबोसोम से एडेड है बेटा। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में आपको अगर एक सिंगल mRNA पे एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब मैनी राइबोसोम, जहाँ पे एक से राइबोसोम अटैच हो गए हैं इससे क्या कहते हैं बेटा, पॉलीसोम या एर्गोसोम। तो यहाँ पे बेटा ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोट और कुछ यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है पॉलीराइबोसोम वाला। बेटा यहाँ पे काम तो वही रहेगा, राइबोसोम का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे बस क्या होगा कि यहाँ पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग राइबोसोम जो है आकर के प्रोटीन्स को बना देंगे। तो रेट ऑफ ट्रांसलेशन जो है, जिससे ट्रांसलेशन क्या होता है, जिससे राइबोसोम mRNA से इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। और ये राइबोसोम की हेल्प से ही होती है। इसके बारे में 12th में पढ़ेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस में चैप्टर आएगा तो उसके अंदर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अभी आपको बस इतना याद कर लेना कि जब mRNA से प्रोटीन बनते हैं तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। और इसमें हेल्प कौन करता है, राइबोसोम हेल्प करता है बेटा इसके अंदर। तो ये इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है बेटा, पॉलीराइबोसोम पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और क्लियरली आपको उसमें समझाया होगा। उस वीडियो में जा करके आप क्लियरली सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम बहुत सिंपल है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसलिए इसको मैंने फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी बोला था बेटा। अब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो होगा बेटा, प्रोटीन्स के बारे में बता दूं आपको मैं, ध्यान से सुनो। दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन्स, जो कि नॉन सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है बेटा, जो बनते हैं सेल के अंदर राइबोसोम्स के द्वारा बनाए जाएंगे लेकिन सेल से बाहर नहीं जाएंगे, सेल के अंदर ही जिस सेल ने बनाए होंगे वही यूज़ कर लेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन सेक्रेटरी या विद इन द सेल यूज़ होने वाले प्रोटीन्स।
दूसरे क्या होंगे बेटा, सेक्रेटरी तो बनाएगी एक सेल और जा करके दूसरी सेल के पास जाएंगे और बाहर जा करके सेल के कहीं काम करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, सेक्रेटरी प्रोटीन्स। जो कि सेल के बाहर जा करके काम करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर यूजफुल मटेरियल सेल बाहर रिलीज करती है तो उसे क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। तो मैंने यहाँ पे सेक्रेटरी के लिए सिक्रेशन यूज़ किया है और मैंने नॉन सेक्रेटरी के लिए विद इन सेल यूज़ किया है। तब आप उसको समझ जाएंगे कैसे मैंने इस चीज़ को दिखाया है। अब ऊपर जो डायग्राम हमने समझा था बेटा लोकेशन में, वही डायग्राम मैंने यूज़ किया। उसमें दो टाइप ऑफ ATS राइबोसोम देखे थे बेटा, कौन कौन से, एक जो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड है जैसे ER के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूज फॉर्म, और जो किसी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं उसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्री फॉर्म। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है बेटा, फ्यूज फॉर्म वाले राइबोसोम तो क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोटीन्स भी बनाएंगे जो कैसे होंगे बेटा, सेक्रेटरी, जो सेल के बाहर जा करके सिक्रेट कर दिए जाते हैं, सिक्रेशन कर दिया जाता है। दूसरे कैसे होंगे बेटा, नॉन सेक्रेटरी, जो कि विद इन सेल यूज में आएंगे। तो ये दोनों टाइप के प्रोटीन बना सकते हैं फ्यूज फॉर्म ऑफ राइबोसोम, जो कि ER के साथ या किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं। तो बेटा वो क्या कर सकते हैं, सिक्रेशन वाले भी बना सकते हैं, मतलब सेक्रेटरी भी बना सकते हैं, और नॉन सेक्रेटरी या विद इन सेल यूज होने वाले भी प्रोटीन बना सकते हैं। डिपेंड करता है, नॉन सेक्रेटरी बनेंगे तो सेल की रिक्वायरमेंट अपनी है तो अपने लिए बना रही होगी। फिर नेक्स्ट आता है बेटा फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म वाले केवल सेल के विद इन जो यूज होते हैं, नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन होते हैं, केवल उसी को सिंथेसिस करने का काम करते हैं बेटा फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम, जो कि विद इन द सेल या नॉन सेक्रेटरी टाइप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फ्री फॉर्म और फ्यूज फॉर्म की वजह से बनने वाले प्रोटीन्स सेक्रेटरी कहाँ पे बनते हैं और नॉन सेक्रेटरी कहाँ बनते हैं। तो फ्री फॉर्म जो है बेटा नॉन सेक्रेटरी ही बनाती है सिर्फ, और फ्यूज फॉर्म दोनों बना सकती है, सेक्रेटरी भी बना सकती है और नॉन सेक्रेटरी भी बना सकती है। नाउ नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, जब ये मैसेंजर RNA से प्रोटीन्स बनाए जाते हैं तो सबसे पहले जो प्रोटीन बनता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटीन। कैसे बनता है बेटा, सिंपली mRNA के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड की चेन बनाई जाती है। जैसे अमीनो एसिड 1 2 3 4 ये ऐसे जुड़ते जाएंगे तो एक चेन बन जाएगी। इस चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन। ये जुड़ते किससे हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड से। एक अमीनो एसिड को दूसरे में से जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या बनाया जाता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, और ऐसे जोड़ते जोड़ते एक पूरी चेन बन जाएगी जिसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेट चेन प्रोटीन को हम बेटा प्राइमरी प्रोटीन, सबसे पहले बनने वाला प्रोटीन। बाद में इसके साथ में क्या हो सकते हैं बेटा, इसको मॉडिफाई करके हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इससे हम सेकेंडरी बना सकते हैं, इससे हम टर्सरी बना सकते हैं, इससे हम क्वार्टरनी बना सकते हैं। जैसे सेकेंडरी में क्या हुआ बेटा, इसको एक इस तरह से फोल्ड कर दिया गया कि जिसकी वजह से स्ट्रेट चेन ना रह के ये हेलिक्स की फॉर्म में हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी प्रोटीन। अगर ये हेलिक्स और ज़्यादा पैकेजिंग हो जाए तो इसे क्या बन जाएगा बेटा, टर्सरी प्रोटीन। ये और ज़्यादा इसके अंदर पैकेजिंग कर दी तो क्या बन जाएगा बेटा, क्वार्टरनरी प्रोटीन। ये सब करने के लिए बेटा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करने के लिए एक प्रोटीन होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, जो कि सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चैपरोन प्रोटीन। चैपरोन प्रोटीन्स जो होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी, दैट इज सेकेंडरी बना सकते हैं, टर्सरी बना सकते हैं, क्वार्टरनरी बना सकते हैं। तो इसमें रोल प्ले करते हैं बेटा चैपरोन प्रोटीन। अगर आपको इसके बारे में, चैपरोन प्रोटीन के बारे में जानना तो बेटा मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखें, आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी कैसे चैपरोन प्रोटीन्स काम करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा वीडियो देख करके, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर चैनल पे नई हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।